अच्छा जी, इस तरह बेटा एक सेकंड एग्जांपल उसने दी है, हमारे पास है राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो कि क्या करता है कि ये रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। ल्यूग्यूमिनस प्लांट, ये जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जो रूट नोड्यूल्स होती हैं उसके अंदर जो है वो ये पाया जाता है। अब ये क्या करता है कि ये जो है बैक्टीरिया प्लांट से अपनी फूड को क्या करता है, ऑब्टेन करता है और शेल्टर ऑब्टेन करता है, और बदले में क्या करता है कि प्लांट को जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ा था ना, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपके पास नाइट्रोजन को फिक्स करके देना, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके देना, ताकि प्लांट उसको ईजीली जो है वो क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है वो प्लांट को देता है, और प्लांट उसको जो है वो क्या करता है, शेल्टर और फूड देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आ जाती है डेट इज़ कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म की अगर हम बात करें तो ये आपके पास एक ऐसा इंटरेक्शन है कि जिसमें एक पार्टनर को जो है वो फ़ायदा होता है, यानी दोनों पार्टनर को जो है ना, एक पार्टनर को फ़ायदा होता है और दूसरे को ना ही तो नुकसान होता है और ना ही फ़ायदा होता है। यानी कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक पार्टनर को जो है वो फ़ायदा हो और दूसरे को ना ही तो फ़ायदा हो और ना ही नुकसान हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉमनसेलिज्म का नाम देते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे हम देखें तो एग्जांपल्स कोट की गई हैं, ये एपीफाइट्स प्लांट है। अभी देखो ये जो ट्री का जो आपके पास ट्रंक है, इसके ऊपर ही जो है वो एक और ट्री ग्रो किया हुआ है। अब ये इससे फ़ायदा हासिल कर रहा है और इसको ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है। तो ये आपके पास एक कॉमनसेलिज्म की एग्जांपल है। फिर एक और एग्जांपल दी हुई है इसने, ये आपके पास जो है वो बड़ी सी जो है वो हमारे पास क्या है, शार्क है, और इसके ऊपर जो है वो छोटी सी जो है वो सकर फिश जो है वो साथ जो है वो अटैच हुई हुई है, और ये अपनी फूड को ऑब्टेन कर रही है, और अब शार्क को जो है वो ना इससे कोई फ़ायदा हो रहा ना ही नुकसान हो रहा है। तो ये बेटा आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक साइड बॉक्स उसने दिया हुआ है, और यहाँ पे उसने ये बताया हुआ है कि एक हनी गाइड बर्ड है, और वो क्या करता है कि हनी के ऊपर जो है वो अपना फीड करता है। और जो इसी तरह अगर हम बात कर लें, बैडगर्स जो हैं वो आपके पास इतने बड़े साइज़ के एनिमल्स होते हैं कि उनको जो है वो उनकी भी जो फूड है बेसिकली वो भी हनी होती है, लेकिन वो उसको हनी कॉम्ब को फाइंड नहीं कर पाते। अब जो छोटा सा परिंदा है वो इस काबिल नहीं होता कि वो हनी कॉम्ब को जो है वो ओपन कर सके। तो अब क्या होता है कि जो आपके पास हनी गाइड बर्ड होता है, वो बैडगर्स के साथ चलता है और उससे कहता है कि जी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हनी कॉम्ब है, आप उसको जो है वो ओपन करेंगे, और वहाँ से जो है ना हम दोनों अपनी जो है वो फूड को जो है वो ऑब्टेन करेंगे। तो ऐसा ही होता है कि आपके पास जो बैडगर्स होते हैं वो उसके जो है वो पाथवे को फॉलो करते हैं कि वो बर्ड कहाँ पे जा रहा है, और फिर जब वो उस जगह पे पहुँच जाता है तो वो फिर आपके पास जो है ना वो हनी कॉम्ब को ओपन करता है बैडगर, और फिर वो दोनों वहाँ से अपनी फूड को ऑब्टेन करते हैं। फिर यहाँ पे उसने एक सवाल किया हुआ है कि ये जो कौन से टाइप का सिम्बायोसिस है, तो ये म्यूचुअलिज्म है, आपने याद रखना है कि जिसमें दोनों पार्टनर्स को जो है वो क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है टॉपिक, डेट इज़ इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। अब आप देखें इकोसिस्टम में आपने शुरू में ही चैप्टर में डिस्कस किया, हमने ये बात डिस्कस की थी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के मिलने से जो है वो इकोसिस्टम बनता है, जिसमें बायोटिक हमने पढ़े थे कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, और नॉन एबायोटिक हमने पढ़े थे कि जो आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। लेकिन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, मैन मेड एक्टिविटीज़, जो है वो आपके पास इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, डे बाय डे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने बात डिस्कस करनी है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, अर्थ, और वार्मिंग हम कहते हैं किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना। तो ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, तो ये टेम्परेचर में क्या कर रही हैं, इजाफा कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन जो है वो गैसेस के इन्वायरमेंट में ज़्यादा होने से जो आपके पास हीट होती है वो इन्वायरमेंट में इकट्ठी होती रहती है, एक्यूमुलेट होती रहती है, और जो है वो बाहर नहीं जा पाती। इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो नाम देते हैं। ये हमने केमिस्ट्री में बात डिस्कस की थी कि इसकी क्या इफ़ेक्ट्स हैं। लाइक ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होने की वजह से जो आपके पास आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और इन चीज़ों के मेल्ट होने की वजह से जो है वो फिर आपको पता है कि फ्लड्स आते हैं, और मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो डिज़ास्टर जो है वो इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। नीचे एक साइड बॉक्स उसने लिखा हुआ है मालदीव सर्वाइवल का,
कि साइंटिस्ट ने ये देखा कि सी लेवल जो है वो लास्ट ईयर 0.9 सेंटीमीटर जो है वो क्या कर रहा है, राइज़ कर रहा है, बढ़ रहा है। और अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो उसने ये कहा कि आप देखेंगे कि अगले 100 सालों के बाद जो है वो आपके पास मालदीव अनहैबिटेबल बन जाएगा, मतलब रहने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लड्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है कि जो आप कह लें हमारी जो अर्थ है उसके अंदर जो है वो हीट को जो है वो रखता है और हीट प्रोवाइड करता है। लाइक जो सन से आपके पास मुख्तलिफ गैसेस आ रही होती हैं, लाइक हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी तरह नाइट्रोजन है। तो उसको क्या करता है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इकट्ठा करता है और जो है वो इन गैसेस को जो है वो बैक फ्लो होने से बचाता है और हमारी जो है वो हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो है वो आप कह लें कि रोल हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ज़रूरी है, लेकिन अगर इनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो वो फिर किस तरफ ले जाती है बंदे को, वो फिर आपको ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ले जाती है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड इस केस में है कि ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं, अगर उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो फिर ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ले जाती हैं। वैसे ही जो है अगर हम देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है वो जो है वो निट्रस ऑक्साइड आ जाती हैं। तो ये आपके पास ऐसी गैसेस हैं कि जो हमारे जो है वो इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो ये आप देखिए उन्होंने ये बात की हुई है कि ये इसकी जो अमाउंट है वो तकरीबन 5% जो है वो इंक्रीज़ हो रही है कुछ सालों से, जिसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है एसिड रेन। एसिड रेन जो है वो हमने केमिस्ट्री में भी ये आपने बात पढ़ी हुई है कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें आपके पास पोल्यूटेड एयर मौजूद है और पोल्यूटेड एयर के अंदर जो है वो हमारे पास क्या मौजूद हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड मौजूद हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड मौजूद हैं। और ये कहाँ कहाँ से आते हैं, ये आपके पास मुख्तलिफ जो है वो इंडस्ट्री से आते हैं। जो आपके पास किल्न होती हैं, जो भट्टियाँ होती हैं, उनके जो है वो जलने से उनका जो धुआं होता है वहाँ से आते हैं। तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये फिर जब आपके पास जो है वो हवा के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और जब बारिश आती है तो फिर उसके साथ ये मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, एसिड रेन बनाते हैं। ठीक है, तो दीज एसिड रिमेन एज वेपर एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है ये एसिड्स जो हैं वो वेपर्स की फॉर्म में रहते हैं और जब टेम्परेचर कम होता है, मीन के जब पानी बारिश होती है तो फिर उसकी वजह से जो है ये कॉन्डेंस हो के जो है वो हमारी अर्थ पे आते हैं, ज़मीन पे आते हैं और तेज़ाबी बारिश जो है वो काज करते हैं। और इसकी जो पीएच देखी गई वो पीएच तकरीबन 3 से 6 के दरमियान जो है वो देखी गई, जो कि एसिडिक रेन की जो है वो पीएच होती है। अब इसके नेक्स्ट जो हैं वो हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं। तो एसिड रेन डिस्ट्रॉय द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द वाटर्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। तो एसिड रेन जो है वो क्या करती है कि नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, जो कि रिवर्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। पीएच को ये लो कर देती हैं। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, क्योंकि जब वहाँ पे एसिड रेन पड़ती है तो उनके लिए जो है वो उनके जो गिल्स होते हैं उनको मुतासिर करती है, लाइक फिशेज़ हैं तो उनकी जो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इसी तरह एसिड रेन जो है ये अगर प्लांट लाइफ की अगर हम बात देखें तो वहाँ पे सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा कम करती है, ज़मीन को बंजर कर देती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे प्लांट्स और ग्रो नहीं कर पाते, लीफ पिगमेंट नहीं बन पाते। लीफ अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट ग्रो कर जाता है तो उसके अंदर मुकम्मल तौर पर क्रोमोप्लास्ट की जो है वो आप कह लें प्रोडक्शन नहीं हो पाती, जो कि प्लांट को कलर देते हैं। इसी तरह अगर हम ये तो आप बात हमने कर ली जो है वो लिविंग थिंग्स के हवाले से, तो नॉन लिविंग थिंग्स भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। लाइक जो मेटेलिक सर्फेसिस हैं उनकी जो अपनी चमक है वो ख़राब हो रही है। फैब्रिक्स हैं, पेपर्स हैं, लेदर प्रोडक्ट हैं, तो वहाँ पे जब एसिड रेन पड़ती है तो उनकी भी जो आप कह लें कि जो चमक होती है, उनकी जो अपनी एक नेचुरल जो है वो खूबसूरती होती है उसको भी जो है वो डिस्ट्रॉय करती हैं। फिर बिल्डिंग्स भी हैं इसी हवाले से, लाइक लाहौर फोर्ट है हमारा, और इसी तरह ये ताजमहल है। यहाँ पे आप देखें उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि उसका दरवाज़ा है, जो उसका डोर है वो क्या हुआ है, एसिड रेन की वजह से सारा उसको जंग लग चुका है, ख़राब हो चुका है। तो क्या करता है कि ये हमारे पास लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट, मोटर और इसी तरह के मुख्तलिफ जो केमिकल्स होते हैं उनको वीक कर देता है
और वो जो है वो आपके पास एसिडिक रेन की वजह से ये जो आपके पास फेमस बिल्डिंग्स हैं, ताजमहल है और दूसरी इसी तरह लाहौर फोर्ट है, वो भी आपके पास एसिड रेन की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है।